हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी टिप्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेडिकल टर्म्स होती हैं, कुछ मेडिकल बेसिक नॉलेज जो कि सभी को पता होना चाहिए। यदि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो भी, और यदि आप नहीं भी हो तो भी आपके लिए कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि सभी को नॉर्मली पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हार्ट रेट, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारी कितनी संख्या होती है, प्लेटलेट्स हमारी क्या होती है, फिर इनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज हमें होती हैं, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, रेस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम इस वीडियो में सभी को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि जो हार्ट रेट या पल्स रेट होती है वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। पहले तो हम इसमें ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि ये हार्ट रेट और पल्स रेट अलग होती है या एक ही होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो हार्ट रेट है और ये पल्स रेट दोनों एक ही चीज़ होती हैं। हार्ट बीट, जैसे जो आपके जितनी हार्ट बीट धड़कता है उतनी ही आपकी पल्सें धड़कती हैं। जैसे आप जो नब्ज जिसे बोलते हो, नब्ज पकड़कर जितनी बार आपकी नब्ज धड़केगी उतनी बार आपका हार्ट धड़कता है। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल होना चाहिए 72 प्रति मिनट। ये नॉर्मल है। यदि किसी की 72 से ज़्यादा, जैसे 90 से 120 के बीच में आती है तो वो हाई है, उसका क्या हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हार्ट बीट उसकी बढ़ गई। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नॉर्मल होनी चाहिए मिनिमम कम से कम 72 आपकी प्रति मिनट होनी चाहिए। 72 से आपकी 80 भी हो सकती है तो भी नॉर्मल है, लेकिन यदि आपकी 90 से 120 के बीच में आती है प्रति मिनट तो वो आपकी क्या है, हार्ट रेट आपकी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीजन लेवल की, कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए एक नॉर्मल मनुष्य के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो होना चाहिए वो है आपका ऑक्सीजन लेवल 94 आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बेस्ट होता है वो कम से कम 95 से 100 के बीच में है, तो बिल्कुल बेस्ट है आपका, बिल्कुल फिट है। ऑक्सीजन लेवल जो है 95 से 100 के बीच में बिल्कुल फिट माना जाता है। अब बात कर लेते हैं लो की। यदि आपका 90 से 93 के बीच में है तो फ्रेंड्स वो आपका लो ऑक्सीजन लेवल लो होता है, और यदि 80 से 89 के बीच में होता है तो आपका ऑक्सीजन लेवल वेरी लो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने ब्लड की, कि नॉर्मल मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मेल्स में अलग और फीमेल में कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेल में जो होनी चाहिए 5 से 6 लीटर मेल में मात्रा होनी चाहिए ब्लड की। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम 5 से 6 लीटर नॉर्मल मनुष्य में ब्लड की क्वांटिटी होनी चाहिए। और फीमेल में हम बात करें तो फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर के बीच में होना चाहिए, 4.5 से 5.5 लीटर के बीच में। फीमेल की अपेक्षा मेल में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें जो ब्लड में हमारा पाया जाता है वो हमारी क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ें हमारी ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या चीज़ होती है। इन तीनों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। अब फ्रेंड्स, बात करें यदि नॉर्मल आरबीसी कितनी होनी चाहिए एक मेल्स के अंदर, तो वो होनी चाहिए कम से कम 5.5 मिलियन। एक व्यक्ति मतलब आपकी जो आरबीसी होनी चाहिए, आरबीसी की संख्या कम से कम 5.5 मिलियन होनी चाहिए यदि मेल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आरबीसी की नॉर्मल संख्या फीमेल्स में कितनी होनी चाहिए, तो वो 4.5 से 5 मिलियन के बीच में एक फीमेल के अंदर आरबीसी की संख्या होनी चाहिए, जिसको हम आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी एक नॉर्मल मनुष्य के अंदर होनी चाहिए 6000 से 8000 के बीच में, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, सभी में 6000 से 8000 के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं यदि प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो होनी चाहिए एक नॉर्मल मनुष्य में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होनी चाहिए। यह भी मेल एंड फीमेल दोनों में एक जैसी रहती हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं यदि आरबीसी की किसी मनुष्य में या किसी पर्सन में यदि कमी हो जाती है आरबीसी की, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, यदि 5.5 मिलियन ना होकर के यदि कम हो जाती है तो क्या डिजीज उसमें हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम बताएं यदि आरबीसी कभी घट जाती है तो उसमें आपको मलेरिया डिजीज हो जाती है। मलेरिया, जैसे हम बोलते हैं कि किसी को मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया वो आरबीसी की कमी से ही होता है। जब रेड ब्लड सेल्स आपकी डाउन हो जाती है तो वहाँ पर आपको मलेरिया डिजीज देखने को मिलती है, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों। अब बात कर लेते हैं जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका क्या क्या काम होता है, और ये मतलब इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है।
तो फ्रेंड्स यदि आपकी WBC कम हो जाती है तो आपको एड्स की बीमारी, आपने सभी ने सुना होगा, तो इसमें क्या होता है, एड्स की बीमारी जो होती है WBC के कम होने से ही होती है। WBC जिसका हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, यदि इसकी मात्रा 6000 से 8000 से डाउन आती है तो आपको एड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं जो प्लेटलेट्स का, जैसा कि आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है ये, मतलब जब यदि कहीं कट लग जाता है तो जहां हमें ब्लड क्लॉट होता है तो वो इसी की वजह से ही होता है। और यदि ये सीधा सिंपल है, यदि प्लेटलेट भी डाउन हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये बहुत ही फेमस डिजीज डेंगू, जो कि नॉर्मली सभी को जानकारी इसकी रहती है। जब आपकी प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख से थोड़ी डाउन हो जाती है, 1.5 लाख में जैसे आपकी 1 लाख हो गई, 80,000 90,000 रह जाती हैं, तो वहाँ आपको डेंगू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हीमोग्लोबिन की एक मेल में और फीमेल में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक मेल में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो होनी चाहिए 13.5 से 17.5 ग्राम एक मेल में, ठीक है। और फीमेल्स की बात करें तो 12.5 से 15.5 ग्राम के बीच में एक फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो रंग लाल होता है, रेड कलर का जो ब्लड होता है, वो इसी की वजह से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेल में या फीमेल में जो ब्लड का जो हमारा कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो नॉर्मल मेल्स में आपका जो होना चाहिए 13.5 से 17.5 के बीच में होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, और फीमेल में 12.5 से 15.5 ग्राम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। फ्रेंड्स अब जानेंगे रेस्पायरेशन रेट, जैसे हम श्वास बोलते हैं, जो हम सांस लेते हैं तो वो ब्रीथ, ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल मैन में, है ना, तो 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। जब आप सांसें लेते हो तो वो आपकी कम से कम 12 से 16 होनी चाहिए, नॉर्मल ब्रीथ है ये। ब्रीथ मतलब सांस लेना, कम से कम आपको एक मिनट में 12 से 16 बार आप सांस ले सकते हो। यदि इससे ज़्यादा है तो आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और इन इन्फेंट्स का मतलब होता है 44 पर मिनट, ये होती है यदि कोई बच्चा है या किसी में, तो उनमें 44 पर मिनट भी चलती है ये। ठीक है फ्रेंड्स, 44 पर मिनट, उनकी बहुत स्पीड से सांस जो होती है बहुत तेज होती है। बच्चों का मतलब जैसे हम आपको बता दें कि कम से कम 1 से 3 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनकी जो ब्रीथ होती है, रेस्पायरेशन रेट जो होता है वो उनकी 44 पर मिनट होती है। एक मिनट में 44 बार वो सांस ले सकते हैं। और जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं उनकी 12 से 16 होती है ब्रीथ यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो कि कितना होना चाहिए एक सामान्य मनुष्य के लिए या बच्चे के लिए, या किसी की ओल्ड एज हो गई है वो कितना होना चाहिए, या हाई पर कितना हाई होता है, या फिर हमारा इतना ब्लड प्रेशर है तो हाई है या लो है। तो फ्रेंड्स तो पहले हम ब्लड प्रेशर में आपको बता दें कि जो इसकी मशीन होती है इसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, ये सभी ने देखा होगा, BP की मशीन जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BP। अब जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, न्यूली बॉर्न बेबी, तो उसका जो होना चाहिए ब्लड प्रेशर वो 90/55 mmHg होना चाहिए, 90 और 55 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि कोई यंग एडल्ट है तो उसका जो होना चाहिए 120 से 80, ये नॉर्मल माना जाता है ब्लड प्रेशर यदि कोई यंग एडल्ट है। और इन ओल्ड एज का मतलब यदि यंग से वो अपनी वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति होता है, तो यदि उसका 150 से 90 भी है तो वो हाई की रेंज में नहीं आता है, वो भी नॉर्मल ही होता है। यदि ओल्ड एज है तब एक 150 से 90 के बीच में नॉर्मली माना जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि हाई कितना होता है। यदि यंग एडल्ट का जो हमने आपको बताया 120 से 80 के बीच में होना चाहिए ब्लड प्रेशर, यदि 120 की बजाय वो 140 और 90 के बीच में आपका वो आ जाता है ब्लड प्रेशर, तो वो हाई की रेंज में आ जाता है, उसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। और यदि 140 से भी ऊपर हो जाता है, 150 यानी कि 150 और 95 के बीच में mmHg आपका हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो वेरी हाई की रेंज में आपका ब्लड प्रेशर आ जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर, जो कि हम जैसे हम फीवर वगैरह कहते हैं कि हमें बुखार आ रहा है या फिर कितने पर हमें बुखार आता है, क्या होता है, तो हम बात करें नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आपका 97.5 डिग्री से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो आपका जो है कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की कंडीशन में रहता है। और यदि आपका 99 फ़ारेनहाइट आ जाता है तो आपको हल्का हल्का फीवर के लक्षण होते हैं कि आपको फीवर आने के चांसेस हैं, या फिर हल्का फीवर आपको आ रहा है। ये लो फीवर के आपको सिम्टम्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। बट आपका यदि 100 डिग्री से 102 के बीच में आपका टेम्परेचर हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर 100 से 102 के बीच में, तो वहाँ आपको हाई फीवर यानी कि आपको पूरी तरीके से फीवर आ चुका है, वहाँ हाई फीवर की कंडीशन वहाँ लग जाती है।
अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड में शुगर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो जिसमें हमारी ये कई चीज़ होती हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पीपी और ब्लड शुगर रैंडम। तो फ्रेंड्स पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब जो होता है कि हम खाना खाने से पहले जब ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं तो उसे हम ब्लड शुगर फास्टिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो उसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो आपकी 70 से 100 mg आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 70 से 100 के बीच में यदि आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग है तो वो नॉर्मल ब्लड शुगर माना जाता है। अब ब्लड शुगर पीपी जो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका चेक किया जाता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद जो आपका ब्लड शुगर पीपी है, यदि इसकी नॉर्मल रेंज 70 से 140 है तब भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है। यदि इससे ज़्यादा होता है तो आपको शुगर की प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं यदि आपकी जो शुगर की रेंज है 100 से 125 के बीच में आपकी आती है तो फ्रेंड्स वो प्री डायबिटिक कंडीशन में आ जाती है। यदि आपकी 100 से 125 के बीच में आती है और यदि 125 से अधिक आपकी शुगर आती है तो फ्रेंड्स वो आपको डायबिटिक हो जाती है। वहाँ आपको शुगर की कंडीशन बिल्कुल लागू हो जाती है, शुगर आपको हो जाता है यदि 125 से ज़्यादा आती है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। तो हमारा जो लास्ट है ये है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि BMI। अब BMI होता क्या है कि फ्रेंड्स एक हमारा चार्ट होता है जिसके थ्रू हम अपना बॉडी और हमारा मतलब वेट हाइट और एज उसके अकॉर्डिंग एक हम फॉर्मूलों के थ्रू हम अपना वेट निकालते हैं वहाँ पर, ठीक है। और यदि उसके अकॉर्डिंग यदि आपका वेट 18.5 kg कम आता है, ठीक है, लेस देन 18.5, तो आप क्या होते हो अंडर वेट की कंडीशन में आ जाते हो, मतलब आपके वजन में वेट लॉस है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपका 18.5 से 24.9 के बीच में आपका वेट रहता है तो वहाँ आपका क्या है कि नॉर्मल वेट रहता है। और यदि क्या होता है कि आपकी 25 से 29.9 के बीच में आपका वेट होता है वहाँ, तो आपका क्या होता है ओवरवेट। जब आप ओवरवेट आप हो जाते हो, एक जो हमने बताया हाइट वेट एंड एज के अकॉर्डिंग एक हमारा चार्ट होता है, चार्ट के थ्रू एक हमारा फॉर्मूला भी होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना वेट निकालते हैं। यदि आपका 25 से 29.9 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट की कंडीशन में आ जाते हो। लेकिन मोर देन 30 की कंडीशन में यदि आप लागू करते हो तो वहाँ ओबेसिटी की कंडीशन लागू हो जाती है। ओबेस का मतलब मोटापा, तो वहाँ आपको मोटापे की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने कुछ मेडिकल बेसिक टर्म्स को हमने यहाँ जाना जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही सभी मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो नाउ।